नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हो? दिवाकर सर, मैं दिवाकर सर सभी का दिवाकर सर क्लासेज में क्या करता हूँ, दिल खोल के स्वागत करता हूँ। बहुत दिनों के बाद हम मिल रहे हैं और फिर मैंने बता दिया कि हम क्लास को ऐसे ही चलाते रहेंगे, मेन मेन टॉपिक बीच में लाते रहेंगे। और एक रनिंग क्लास तो लगभग पहले पूरी हो ही चुकी है और फिर हम जल्दी नवंबर में लाने वाले हैं, 3 मंथ का क्लास लाने वाले हैं। और 3 मंथ का जो हम क्लास लाने वाले हैं, उस क्लास की विशेष बात ये होगी कि नवंबर, दिसंबर और जनवरी में हम पूरा फिजिक्स और केमिस्ट्री एक बार समाप्त करेंगे। उसके लिए बच्चे एक बार पढ़े होंगे तो बेहतर होगा, क्योंकि हम थ्योरी कॉन्सेप्ट बताते हुए हम उसको कंप्लीट करेंगे। और उसकी फीस मैंने ज़्यादा नहीं रखी है, मैं पहले बता दे रहा हूँ। उसको क्लास को हम स्टार्ट करते हैं फटाफट। थोड़ा सा बस समय लूंगा बच्चों, ज़्यादा नहीं। उसकी जो मैंने फीस रखी है वो 1199 रुपये है, बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर कुछ बच्चे चाहें थोड़ा सा कम करके भी कर सकते हैं। ये फीस ना मानो तो बेहतर है। एक तरह से मान लो कि डिजिटल बोर्ड के लिए सब चंदा लगा रहे हैं। अगर 100-150 बच्चों ने फीस पेड कर दी, तो अगर वो बच्चे बोलेंगे जिन्होंने पेड किया, वो कहेंगे तो थोड़ी फ्री क्लास भी कर सकते हैं, पूरी क्लास को फ्री भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसा भी चाहोगे। तो चलो हम देखते हैं फटाफट। तो वो क्लास तो नवंबर चलेगी। फिलहाल अभी हम लोग मेन मेन टॉपिक देखेंगे। जैसे आज की जो हमारी टॉपिक है, वो सबसे पहले टॉपिक हमारी क्या है? सभी टॉपिकों पे हम फटाफट चर्चा करते हैं। आज की हमारी पहली टॉपिक है धात्विक जो हमारे चालक होते हैं। कौन से? धात्विक चालक। ठीक है, धात्विक चालक में वैद्युत आवेश में वैद्युत आवेश वैद्युत आवेश जो वैद्युत आवेश होते हैं उनका प्रवाह। ठीक है, चलो थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं इसमें फटाफट। काम की बात है इसमें। ठीक है, इसमें थोड़ा सा हम चर्चा कर लेंगे कि क्या इसका मैटर है पूरा। उसके बाद हम फिर आगे चलेंगे। ये जानकारी के लिए जरूरी है। ठीक है, चलो। तो जानकारी के हिसाब से इसको देखते हो तो जो धात्विक हमारे चालक होते हैं, धात्विक चालकों में होता गया है। असल में जो धात्विक चालक होते हैं, यानी चालक मैं कहूँ तो धातुओं की खूबी क्या होती है? धातुएं हमारी जो होती हैं, उनका नाभिकीय बल जो होता है वो बाहरी कोश के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, बाहरी कक्षा के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, उन पे बहुत ही कम लगता है। ठीक है, धातुओं के परमाणु के बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉनों पर नाभिक का बल क्या लगता है? बहुत कम लगता है। अतः सामान्य ताप पर उनको इतनी तापीय ऊर्जा मिल जाती है, तापीय ऊर्जा कह लो या फिर वही उष्मीय ऊर्जा। वास्तविकता तो यह ताप से जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसे हम कहते हैं उष्मीय ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? उष्मीय ऊर्जा हम कहते हैं। उनको उष्मीय ऊर्जा इतनी प्राप्त हो जाती है तो क्या करते हैं, बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो परमाणु से निकल जाते हैं। और जब निकल जाते हैं तो उन इलेक्ट्रॉनों को हम कहते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। क्या कहते हैं इन्हें? इन्हें मुक्त इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। ठीक है, मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और जो शेष हमारा परमाणु बचता है वो हमारा बद्ध आवेश होता है। कौन सा आवेश होता है? वो बद्ध आवेश होता है। ठीक है, ये हमारा मुक्त आवेश कह लो। कौन हो गए? इसको मुक्त आवेश कह लो। इलेक्ट्रॉन वहां जो बाहर निकल जाते हैं उनको मुक्त इलेक्ट्रॉन भी हम कहते हैं, पर असल में ये है मुक्त आवेश। यानी इसको कहोगे स्वतंत्र आवेश कहोगे। क्या कहोगे इसको? इसको स्वतंत्र आवेश कहोगे। ठीक है, स्वतंत्र आवेश यानी मुक्त आवेश इसे कहोगे। और बाकी जो परमाणु हमारा बच जाता है उसे कहते हैं बद्ध आवेश। ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन होते हैं, मुक्त आवेश होता है यह। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन कौन होता है धातुओं में? मुक्त आवेश कौन होता है? अगर पूछा जा सकता है कि मुक्त आवेश कौन होता है धातु चालकों में, तो वो इलेक्ट्रॉन होता है। और बद्ध आवेश कौन होता है? शेष जो परमाणु बचता है, इलेक्ट्रॉनों के निकलने के बाद परमाणु धनायन जो बचता है, परमाणु पे धनायन आ जाएगा इलेक्ट्रॉन के बाहर निकलने के बाद। तो जो परमाणु धनायन होते हैं उनको हम कहते हैं बद्ध आवेश। ठीक है, अगर इसके बाद मैं आगे की बात करूं तो यहाँ ध्यान रखना है, ये मुक्त आवेश जो होते हैं, यानी जो इलेक्ट्रॉन होते हैं मुक्त, वह हमारे बद्ध आवेश की आकर्षण बल में रहेंगे। यानी धनावेश होता है, आकर्षण बल में रहेंगे, तो इसलिए धातुओं की सतह से बाहर तो नहीं निकल पाते, पर ये धातुओं की सतह में अनियमित गति करते हैं। कौन सी गति करते हैं?
अनियमित गति करते हैं और जिस वेग से गति करते हैं उसे हम कहते हैं तापी वेग। क्या कहते हैं उसे? उसे हम कहेंगे तापी वेग। ठीक है, तापी वेग। ठीक है, इसे कहते हैं तापी वेग या ऊष्मी वेग। इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 10 की पावर 5 मीटर प्रति सेकंड। तो बहुत ज्यादा वेग होता है। ठीक है, चलो। अब जैसे यहाँ पे मैं अगर बताऊं तो पहली बात हमको थोड़ा गौर करना होगा, ध्यान देना होगा यहाँ पे कि मैं एक एक टॉपिक इसमें बता रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा सुन लो। दो दो लाइन अगर आ जाता है एग्जाम्स में बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे बनने वाली सिर्फ एक ही बात है कि यहाँ पर जो अगर हम धात्विक चालक में देखें तो कौन चलाता है? इलेक्ट्रॉन। इसे हम मुक्त इलेक्ट्रॉन या इसी को कहते हैं चालक इलेक्ट्रॉन भी कह सकते हो। क्या कह सकते हैं इसे? चालक इलेक्ट्रॉन भी कहा जा सकता है। ठीक है, तो चालक इलेक्ट्रॉन या मुक्त इलेक्ट्रॉन ही क्या करते हैं? धात्विक चालकों में मुक्त आवेश का काम करते हैं। ये अनियमित गति करते हैं। कौन सी गति करते हैं? अनियमित करते हैं। और ये जो धातुएं होती हैं इनमें इनकी संख्या बहुत अधिक होती है। इनके एकांक मीटर क्यूब आयतन में लगभग 10 की पावर 29 कह सकते हो। इतने मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं प्रति मीटर क्यूब आयतन में। प्रति मीटर क्यूब आयतन में कितना होता है? ठीक है, औसतन कह लो, इलेक्ट्रॉन घनत्व कह लो, या जो भी कह लो, उनकी संख्या लगभग एकांक आयतन में मीटर क्यूब में आयतन ले रहे हैं तो लगभग कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 10 की पावर 29 हो जाएंगे। और अगर अब यहाँ पे समझो थोड़ी बात को, सबसे ज्यादा किसमें पाया जाता है? सबसे ज्यादा पाया जाता है हमारा चांदी में। सबसे ज्यादा किसमें पाया जाता है? चांदी में। ठीक है, चांदी जो है इसमें सबसे ज्यादा मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या पाई जाती है। ठीक है, इसलिए इसको सबसे अच्छा सुचालक इसी को माना गया। विद्युत का सबसे अच्छा या उष्मा का सबसे अच्छा सुचालक चांदी होता है। इसके बाद हम तांबे को दे सकते हैं, सोना को दे सकते हैं, एल्युमिनियम को भी दे सकते हैं। जानकारी की बातें इतनी हो गई, अब थोड़ी सी हम इसमें और भी मिलते जुलते दो चार बातें कर लेते हैं फटाफट। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमको जानने की बात क्या है, बस इतना दिमाग समझ लो कि धातु जो चालक होते हैं, धातुओं के जो चालक होते हैं, उसमें आवेश प्रवाह किसके कारण होता है? मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण। एक लाइन याद रखना, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे मुक्त इलेक्ट्रॉनों से संबंधित कुछ छोटी छोटी टॉपिकों की बात कर लें। ठीक, चलो। सबसे पहले हम बात करेंगे मुक्त इलेक्ट्रॉनों की यादृच्छ गति की बात करेंगे। ठीक है, चलो। मुक्त इलेक्ट्रॉनों की यादृच्छ गति। यादृच्छ गति, यादृच्छ शब्द जहां भी आ जाए ना, तुरंत फट से पकड़ लो कि यादृच्छ गति का मतलब क्या हो गया? एकाएक गति। अब समझना ध्यान से, क्योंकि जो हमारी धातुएं होती हैं उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत अधिक होती है और ये उसमें ऊर्जा को ग्रहण करके गति में आ जाते हैं। इस कारण ये नियमित निरंतर इनमें क्या होती रहती है? टक्कर होती रहती है। तो इसे लिखो कि प्रत्येक धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होती है। अतः ये जब गति करते हैं, निरंतर गति करते रहते हैं उसमें ऊर्जा के कार्य, जिसके कार्य इनमें निरंतर टक्कर होती रहती है। टक्करों के फलस्वरूप इनके वेग और गति निरंतर क्या होती रहती है? बदलती रहती है। इसलिए इनकी गति को क्या कहते हैं? किसी क्षण इसकी गति को यादृच्छ गति कहते हैं, या इसको अनियमित गति भी कहते हैं। ऐसा कर सकते हो, समझ में आ रही है? और इनके पथ को हम मुक्त पथ कहते हैं। क्या कहते हैं? इनके पथ को मुक्त पथ कहते हैं। क्योंकि चूंकि ये क्या है,
इनका जो रास्ता होता है, जो गति होती है, जो वेग होता है, जो दिशा होती है, वो निरंतर बदलती रहती है। तो सरल भाषा में तुम लिखो, धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत होती है। याददाश्त सही लिखे है ना? मतलब लिख क्या जल्दी जल्दी छूट गया लग रहा है ना? याददाश्त होता है, याददाश्त होता है इसमें। अब ठीक है, याददाश्त। ठीक है, तो सरल भाषा में सबसे पहले ये लिखो कि मुक्त इलेक्ट्रॉन जब गति करते हैं तो दूसरे मुक्त इलेक्ट्रॉनों से अथवा परमाणु के धनायनों से टकराने पर उनके निरंतर उनकी गति क्या होती रहती है? बदलती रहती है। ठीक है, अतः इनकी गति को क्या कहते हैं? यादृश गति कहा जाता है। ठीक है, बात में आ रही है? तो निरंतर क्या होती रहती है? टक्कर होती रहती है। टक्कर के कारण, निरंतर टक्कर के कारण, निरंतर टक्कर के कारण एकदम बना के लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, इसे बना के यहाँ लिख सकते हो। ठीक है, ठीक है। तो निरंतर टक्कर के कारण जो अनियमित गति होती है वो क्या कहलाती है? यादृश गति कहलाती है। ठीक है, अब आ जाओ मुक्त पथ की बात कर लें। मैं छोटा लिख रहा हूँ, समझ लेना। जिसे हम मुक्त इलेक्ट्रॉनों का मुक्त पथ। ठीक है, अब मुक्त पथ क्या है भाई? इसे मान लो कोई इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे मान लो कोई इलेक्ट्रॉन है और उसने मान लो 10वीं टक्कर खा ली, यहाँ पे टकरा गया, किसी से टकरा गया, टकराने में इसका रास्ता इधर बन गया। इधर जाने के बाद जैसे कुछ दूर गया, उसका पता चला यहाँ पे फिर किसी से टकरा गया और टकरा के इसका रास्ता इधर बन गया। तो यहाँ 11वीं टक्कर हो गई। कौन सी टक्कर हो गई? 11वीं हो गई। तो दो टक्करों के बीच में जो इसका पथ होता है, जो रास्ता होता है, उसी को हम कहते हैं मुक्त पथ। दो टक्करों के बीच का जो पथ होता है उसे हम क्या कहते हैं? मुक्त पथ कहा जाता है। पास में आ रही है? तो कुछ इसमें कठिन बात नहीं है। इलेक्ट्रॉन द्वारा तय की गई दूरी, तय की गई दूरी। सिंपल सा एकदम है। किन्हीं दो क्रमागत टक्कर ले लो, जैसे 10वीं, 11वीं, 9वीं, 10वीं, ठीक है, 50वीं, 51वीं, कोई भी दो क्रमागत टक्कर ले लो। तो उन टक्करों के बीच में इलेक्ट्रॉन द्वारा जो तय की गई दूरी होती है उसी को हम कहते हैं मुक्त पथ।
समझ में आ गया? तो मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा चला गया जो पथ होता है वो मुक्त पथ होता है, ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन ये गलत होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन का पथ हमेशा बदल रहा है। तो ऐसे किसी दो क्रमागत टक्कर ले लो, उसके बीच में मान लो 101 में टक्कर हुई, उसके बाद 102 नंबर की टक्कर हो गई, तो चूंकि काउंटिंग तो नहीं कर सकते हम क्योंकि पता नहीं कब से बने हैं धातुएं, कब से टक्कर हो रही है, तो हम यहाँ पे क्रमागत शब्द का प्रयोग करेंगे। जिस समय हम गणना कर रहे हैं उसमें दो टक्करे लेंगे क्रम से, ठीक है। उसके बाद देखेंगे उसके बीच कौन सी कितनी दूरी वो चल रहा है, तो जो दूरी वो तय करेगा उसी को हम कहेंगे, क्या कहेंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का, क्या कहेंगे उसे, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का मुक्त पथ कहेंगे। अब यहाँ समस्या ये है कि हर हमेशा पथ अलग अलग होगा, हमेशा पथ क्या होगा, अलग अलग होगा। बात में आ रही है? तो हम यहाँ पे लेंगे औसत, औसत मुक्त पथ, या इसी को चाहें तो हम कह सकते हैं माध्य मुक्त पथ, ठीक है। माध्य मुक्त पथ भी कह सकते हैं, ठीक है। अब देखो, अगर यहाँ पे वही बात फिर से सेम है, यहाँ पे जैसे दो क्रमागत टक्कर हो रही है उसके बीच इलेक्ट्रॉन द्वारा जो जो तय की गई क्या है, दूरी है, उसे क्या कहते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का मुक्त पथ, वही मुक्त पथ है। लेकिन यहाँ पे मुक्त पथ औसत कब होगा, जब इस दूरी को हम क्या लेंगे, औसत लेंगे, तो उस समय हमारा पथ क्या हो जाएगा, औसत हो जाएगा। तो यहाँ सरल भाषा में लिख सकते हो कि किन्हीं दो क्रमागत टक्करों के बीच इलेक्ट्रॉन द्वारा तय की गई औसत दूरी, कौन सी दूरी, औसत दूरी अगर लेंगे तो उस समय जो मुक्त इलेक्ट्रॉन का जो पथ होगा वो कहलाएगा माध्य मुक्त पथ, या वो कहलाएगा औसत मुक्त पथ, ठीक है। तो यहाँ पे औसत मुक्त पथ तब होगा जब चली गई दूरी क्या होगी, औसत में लोगे, ठीक है। तो ऐसे मैं लिख नहीं रहा हूँ, समझ लेना, यहाँ सेम सेम जिरॉक्स हो जाएगा, किन्हीं दो क्रमागत टक्करों के बीच मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा चली गई कौन सी दूरी, औसत दूरी, क्या कहलाती है, औसत माद औसत मुक्त पथ कहलाती है, ठीक है। यहीं पे एक शब्द आता है, दो टक्करों के बीच जो समय लगता है, जो औसत समय लगेगा उसको हम कहेंगे श्रांति काल, क्या कहेंगे उसको, श्रांति काल कहोगे। देख लो, ध्यान रखना। तो यहाँ पे दो क्रमागत टक्करों के बीच ना, एकदम सिंपल सी बात है, दो क्रमागत टक्करों के बीच इलेक्ट्रॉनों के द्वारा को, जो दो क्रमागत टक्कर होगी उसके बीच जो लिया गया औसत समय होगा उसे कहेंगे शांति काल। तो सिंपल सी भाषा में देख लो, ठीक है। इसे हम टाउ से प्रदर्शित करते हैं, और
इसको हम लेमडा से इसे भेद करेंगे लेमडा से, और इसका मान होता है 10⁻⁹ कितना होता है? 10⁻⁹ होता है। और यहाँ पे श्रांति काल, ये जो होता है इसे हम टाउ से प्रदर्शित करते हैं, टाउ से प्रदर्शित करते हैं। इसका जो मान होता है वो कितना होता है? वो हमारा लगभग लगभग हो जाएगा 10⁻⁻, बहुत माइनस समय होता है, 10⁻⁻14 हो जाएगा। ठीक है, 10⁻⁻14 हो जाएगा। आसना रही। तो ये चीजें हो गई हमारी। ठीक है, यहाँ एक चीज बस हमने बात नहीं की है, और वो क्या है? उसमें वेग या तापी वेग, मैं उसका भी मान बता देता हूँ। उसमें वेग या तापी वेग, उसमें वेग या इसी को कह सकते हैं तापी वेग। ठीक है, तो सामान्य ताप पर, जो हमारा सामान्य ताप होता है, उस ताप पर मुक्त इलेक्ट्रॉनों का जो वेग होता है उसे हम क्या कहते हैं? तापी वेग या उसमें वेग कहते हैं। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी होती है? इसकी जो वैल्यू होती है अभी हमने बता दिया, 10⁵ होता है। ठीक है, अगर यहीं पे हम मैं पूछ दूं औसत तापी वेग, औसत तापी वेग अगर मैं पूछ दूं तो औसत तापी वेग कितना हो जाएगा? शून्य हो जाएगा, इसको ध्यान रखना है। औसत तापी वेग हो जाएगा शून्य। औसत तापी वेग क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा शून्य, इसको ध्यान रखना। तो एक बार तेजी से मैं देखता हूँ, उसके बाद हम लोग टॉपिक चेंज करेंगे। एक बार तेज देख लो, धात्विक चालक में जो वैद्युत आवेशों का प्रवाह होता है, तो वैद्युत आवेश में किसका प्रवाह होता है? मुक्त इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होता है। ठीक है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होता है। ये सामान्य ताप पे बाहर आ जाते हैं। ठीक है, और ये जिस वेग से गति करते हैं उस वेग को हम कहते हैं तापी वेग या ऊष्मी वेग कहते हैं। यह अनियमित वेग होता है, इसका मान कितना होता है? 10⁻5 मीटर प्रति सेकंड। पर एक्चुअल में जैसे हमारी विद्युत नहीं है, तो हमारा पंखा नहीं चलता, बल्ब नहीं चलता, लेकिन फिर भी इलेक्ट्रॉन इतनी गति से कर चलते रहते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन। क्यों चलते रहते हैं? और क्यों विद्युत या क्यों हमारा पंखा या बल्ब नहीं चलता? तो उसमें ये समझ लेना कि औसत तापीय वेग क्या होता है? शून्य होता है। मतलब इलेक्ट्रॉन अगर अगर 10 इलेक्ट्रॉन बाएं गया तो 10 दाएं भी जाएगा, इस तरह का मतलब ऑवरेज है। यानी टोटल मिला के नेट जीरो हो गया, यानी आवेश का नेट प्रवाह वहां होता है नहीं है। इलेक्ट्रॉन नेट प्रवाह में आगे नहीं बढ़ता, अगर उसका नेट देखा जाए, अगर वो आगे गया तो पीछे भी आ जाएगा, क्योंकि वो टक्कर हो रही है, वो निकल थोड़ी पाता है वहां से। ठीक है, तो चलो, अब उसके बाद ध्यान रखना है कि जब वो टक्कर करता है तो कोई भी क्रम से दो टक्कर हो गई तो उसके बीच जो चली गई दूरी है उसी को हम उसका मुक्त पथ कहते हैं। और जो उसकी दो टक्करों के बीच जो चली गई जो दूरी है उसको हम कहते हैं मुक्त पथ। लेकिन दो टक्कर क्रमागत टक्करों के बीच में, देखो, दो क्रमागत टक्करों के बीच चली गई दूरी मुक्त पथ है, और दो क्रमागत टक्करों के बीच जो चली गई औसत दूरी है उसे हम कहते हैं औसत मुक्त पथ कहते हैं। इसे लैम्डा से प्रेरित करते हैं, इसका मान लगभग 10⁻⁹ के आसपास होता है। ये एवरेज है। तो इतना कभी इससे अधिक भी हो सकता है, कभी इससे कम भी हो सकता है, मतलब कभी इतना आगे जाएगा तो कभी पीछे भी हो सकता है, कभी इससे अधिक कभी कम। अब रही बात श्रांति काल की, तो कोई दो क्रमागत टक्कर के बीच जो लगा हुआ ऑवरेज टाइम होगा, जो औसत समय होता है, उसको हम कहते हैं श्रांति काल। इसे कहते हैं टाउ से प्रेरित करते हैं। इसका मान होता है 10⁻⁻14 होता है। ठीक है, अब आ जाओ, अगर तापमान बढ़ता है, सामान्य ताप के लिए सब है, तापमान बढ़ेगा तो ये समय घटता है, क्योंकि तापमान से टक्कर और बढ़ जाती है। ठीक है, टक्कर और बढ़ जाएगी, इसीलिए विद्युत हमारे यहाँ कम आती है, क्योंकि टक्कर आपस में बढ़ जाएगी। ठीक है, अब आ जाओ यहाँ पे, और कुछ नहीं बचा अभी फिलहाल। ठीक है, तो अब मैं बात करूंगा यहाँ पे, इतनी चीजें हो गई। अब हम यहाँ बात करेंगे अनुगमन वेग क्या होता है। ठीक है,
चलो, अनुगमन। अनुगमन वेग, अपवाह वेग या दीप्त वेलोसिटी क्या होती है? एकदम सिंपल भाषा में समझो। जो हमारे मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं कौन सी गति करते हैं? यादृश गति, या उसी को कहते हैं अनियमित गति। मान लो हमारे पास कोई इलेक्ट्रॉन है, मैं फिगर भी बना देता हूँ। मान लो कोई इलेक्ट्रॉन हो गया, यहाँ चला, ध्यान देना, यहाँ पे आ गया, टक्कर खा लिया, टक्कर खाने के बाद फिर इधर से इधर आ गया, ठीक है, फिर यहाँ से टक्कर खाया, इधर चला गया, ठीक है, उसके बाद यहाँ से टक्कर खाया, फिर इधर आ गया। कहीं भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इधर से उधर चलते रहते हैं। अब फिर टक्कर खाया, इधर आ गया, ध्यान समझना बात, कहीं भी बना लो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब ये कौन सी गति है? ये है यादृश गति, या इसको कहते हो अनियमित गति। मुक्त इलेक्ट्रॉनों की लगातार टक्कर होती है, इतनी ज्यादा इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है कि ये स्वयं दूसरे मुक्त इलेक्ट्रॉन से टकराते हैं या परमाणु के धनायन से ही टकरा जाएंगे। टकराते हुए ये इनकी गति हमेशा बदलती रहती है, इनकी जो दिशा होती है निरंतर बदलती रहती है। अब जैसे ही हम इनको क्या करते हैं, जैसे इस तार को, जिस चालक धातु के चार तार में गति हो रही है, उस पर जैसे हम विभवांतर स्थापित करते हैं, पढ़ा है, जैसे हम विभवांतर स्थापित करते हैं तो एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस, तो वैद्युत क्षेत्र प्लस से किधर हो जाता है? माइनस की तरफ, तो वैद्युत क्षेत्र हो जाएगा। और वैद्युत क्षेत्र जब भी उत्पन्न होता है ना, तो ये आवेशों पे क्या करता है? बल लगाता है। ई बरा पढ़े हो, F बराबर होता है QE। तो जब भी वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, वो आवेश पे क्या उत्पन्न कर देगा? एक बल लगा देगा, वैद्युत बल, ठीक है। अगर वो धनावेश है तो वैद्युत क्षेत्र के दिशा में बल लगेगा, अगर ऋणावेश है तो वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में बल लगेगा। पास में आ रही? तो जैसे हम तार को, अपने प्लग को जैसे ही वोल्टेज से जोड़ते हैं, यानी वैद्युत क्षेत्र जैसे स्थापित करते हैं, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है इसको वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में बल लगने लगेगा। तो ये क्या होने लगेगा? हल्का हल्का, देखो अब ये यहाँ जाने वाला था तो ये इत्थे आ जाएगा, अब ये इधर जाने वाला था तो ये थोड़ा सा इधर दबने लगेगा। मान लो वैद्युत क्षेत्र हमने इधर से इधर स्थापित कर दिया, वैद्युत क्षेत्र मान लो हमने इस प्रकार से स्थापित कर दिया, वैद्युत क्षेत्र मान लो ऐसे हो गया, फिगर मान लो दिखा दिया, वैद्युत क्षेत्र ऐसे, तो इलेक्ट्रॉन इधर खिसकना, शिफ्ट होना शुरू हो गया। समझना रही है? अब इलेक्ट्रॉन थोड़ा थोड़ा देखो इधर शिफ्ट हो जाएगा, समझना रही नहीं आ रही है? अब इलेक्ट्रॉन थोड़ा थोड़ा, मैं यहाँ से डॉट डॉट लाइन से दिखा रहा हूँ, या एक काम करते हैं, मैं इसको ब्लू वाले से दिखा देता हूँ, ठीक है। चलो मैं इसको ब्लू वाले से दिखा देता हूँ ताकि दिक्कत ना हो समझने में। तो यहाँ से डॉट डॉट करके थोड़ा सा इधर आ जाएगा, ठीक है, फिर यहाँ से ये थोड़ा डॉट डॉट करके इधर शिफ्ट हो जाएगा, इसके बाद ये थोड़ा इधर आ जाएगा। देखो अब ये हर हाल में किधर खिसकने लगा? इस साइड खिसकने लगा, देखो थोड़ा थोड़ा इधर खिसकता जाएगा, ठीक है। वैसे फिगर हम लोग गलत बना रहे हैं, इसको यहाँ होना चाहिए, ये इसको होना चाहिए यहाँ पे, इसी के सीध में रहेगा। बस थोड़ा इधर देखो लो, वैद्युत क्षेत्र इधर है तो विपरीत दिशा में बल लगेगा, और जब विपरीत दिशा में बल लगेगा तो इधर शिफ्ट होने लगेगा, इसकी सीध सीध में, ठीक है। चलो और अंत में देखो हमारा इलेक्ट्रॉन इधर आ गया। अब देखो जिस इलेक्ट्रॉन को यहाँ आना था वो धीरे धीरे हर जगह से शिफ्ट होने लगा, देखो तो धीरे धीरे देखो ये जो वेग है ये किधर से जा रहा है? एक दिशी वेग पकड़ रहा है। पहले अनियमित गति थी, अब हर जगह वो कहाँ दब रहा है? बाई तरफ, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र बाएं से कहाँ लग गया? दाई तरफ। तो वैद्युत क्षेत्र के कारण क्या हो गया? वैद्युत क्षेत्र के कारण इलेक्ट्रॉन ने एक दिशी गति पकड़ ली। कैसी गति पकड़ ली? एक दिशी गति इलेक्ट्रॉन ने पकड़ ली है, ठीक है। क्या पकड़ लिया? एक दिशी गति, ठीक है। और ये गति बहुत ज्यादा है क्या? नहीं, बहुत सूक्ष्म है, देखो हल्का हल्का खिसक रहा है, तो ये एक सूक्ष्म गति भी है, ध्यान रखना, सूक्ष्म गति। तो जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वह एक सूक्ष्म वेग से, सूक्ष्म गति से, सूक्ष्म वेग से एक दिशा पकड़ रहा है, इसके कारण वैद्युत क्षेत्र के स्थापित होने के कारण। तो ये जो सूक्ष्म वेग होगा, जिस सूक्ष्म वेग से ये एक दिशी गति कर रहा है,
उसी सूक्ष्म वेग को हम कहते हैं अनुगमन वेग, और इसी के कारण हमारे यहाँ विद्युत चलती है। ये बहुत कम मान होता है, ये होता है 10⁻⁴ मीटर प्रति सेकंड, सोच लो। और ताप की वजह से कितना चलता है, 10⁵ मीटर प्रति सेकंड से चलता है, और इसके कारण 10⁻⁴ मीटर प्रति सेकंड से चलता है। इज दैट क्लियर? ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। इसको हम कहते हैं, अब इसको मैं लिख दे रहा हूं क्योंकि ये पूछा जाता है टिप्पणी में, ठीक है। तो क्या इसमें लिखोगे, चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन चालक में उपस्थित जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वो वैद्युत क्षेत्र के प्रवाह में क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव में जिस नियत औसत वेग से देखो तुम सेम वही चीज उतार दिया हमने, जो अभी बोला उसी को उतार दिया। देख लो कुछ ज्यादा टफ नहीं इसमें है, फिगर तो यही बनेगा, ठीक है ना। चलो हमने क्या कहा कि जो हमारे जो चालक में, धातु चालक में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वो वैद्युत क्षेत्र के प्रवाह में क्या करते हैं, एक सूक्ष्म नियत, नियत का मतलब होगा निश्चित, क्योंकि अब तक निश्चित नहीं था, एक ही दिशा में जाएंगे क्योंकि वो वैद्युत क्षेत्र हो गया तो निश्चित हो गया ना। तो एक सूक्ष्म नियत क्या करते हैं, एक दिशी, एक सूक्ष्म होगा और नियत औसत वेग से एक किधर गति करेंगे, एक दिशी गति करने लगते हैं। उसी सूक्ष्म नियत वेग को हम क्या कहते हैं, अनुगमन वेग, या उसी को अपवाह वेग या अनुगमन वेग कहते हैं। इसको वीडी से प्रदर्शित करते हैं क्योंकि वी से वेलोसिटी होता है वेग और डी से होता है ड्रिफ्ट, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी होती है, सामान्यतः इसकी वैल्यू होती है 10⁻⁴ क्या होती है, 10⁻⁴ मीटर प्रति सेकंड होती है, जो बहुत ही वास्तव में बहुत कम वेग है। तो हमारे घर में समझ लो उसमें वाला ज्यादा है, ये वाला कम हो गया, ठीक है। तो मैं थोड़ा टाइमिंग देता हूँ, उसको देखा जाए आगे, ठीक है। फटाफट थोड़ा सा और हम देख लेते हैं। हम देखेंगे वैद्युत धारा और वैद्युत धारा घनत्व देखेंगे, देख लो थोड़ा थोड़ा खिसकता जाएगा, और वैद्युत क्षेत्र की विरुद्ध दिशा में चलता है, यानी ऋण से माइनस से प्लस की तरफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऋणावेश है ना। और वैद्युत क्षेत्र होता है धन से ऋण की तरफ, यानी ये होता है प्लस से उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है, ठीक है। चलो एक चीज ध्यान रखना, इसमें कभी पूछा जाए कि अगर तुम्हारे दिमाग में आएगा कि इलेक्ट्रॉन जो है ऋण से धन की तरफ यानी वैद्युत क्षेत्र के विरुद्ध चल रहा है,
तो जो परमाणु धनावेश होगा वो इसके दिशा में चलेगा, ऐसा कुछ नहीं, वो बद्ध आवेश होता है, ध्यान रखना। धातुओं में परमाणु धनावेश नहीं चलता है, वो स्थिर रहता है, इस चीज को दिमाग में बैठा लो, ठीक है ना, एकदम बैठा लो। और अगर यहीं पे हम बात करें कि हमारा जो इलेक्ट्रोलिटिक होता है, वैद्युत अपघटन होता है, उस घटना में ऐसा देखने को मिलता है, वैद्युत अपघटन की घटना में ऐसा देखने को मिलता है, उसमें धनावेश और आवेश दोनों चलते हैं। और अगर वहीं पे मैं बात करूं अर्ध धातुओं की या अर्धचालकों की बात करूं, तो अर्धचालकों में इलेक्ट्रॉन भी चलता है और कोटर चलते हैं, दो लोगों की वजह से विद्युत का प्रवाह होता है, ठीक है। और धातुओं में, चालकों में, जो धात्विक चालक है उसमें केवल मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण, यानी केवल इलेक्ट्रॉनों के कारण विद्युत धारा का प्रवाह होता है, ठीक है। चलो, हम देखते थे हैं वैद्युत धारा क्या होता है, ठीक है। उसके बाद हम धारा घनत्व भी देख लेंगे, कुछ है नहीं इसमें। सभी जानते हो वैद्युत धारा आई बराबर, छोटे बच्चे की तरह पढ़ चुके हो, क्यू बाई क्या होता है, क्यू बाई टी होता है। क्या होता है, क्यू बाई टी, यानी आवेश प्रवाह की क्या होती है, दर होती है। आवेश प्रवाह का क्या होता है, दर होता है। तो सरल भाषा में तुम लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो कि किसी, ऐसे लिख सकते हो, किसी चालक के अनुप्रस्थ काट के, अनुप्रस्थ काट से, ठीक है, लंबवत एकांक समय में जो प्रवाहित आवेश होता है उसी को क्या कहते हैं, वैद्युत धारा। या ऐसे कह सकते हो, किसी चालक से प्रति सेकंड प्रवाहित होने वाले आवेश की मात्रा क्या कहलाती है, वैद्युत धारा कहलाती है। तो सार कानून बच्चे ऐसे भी लिखते हैं, आवेश प्रवाह की दर क्या कहलाती है, वैद्युत धारा। लेकिन यहाँ बात किसकी हो रही, चालकों की, तो हम चालक की चर्चा जरूर करेंगे, ठीक है। किसी चालक की अनुप्रस्थ काट, पूरा अनुप्रस्थ काट लेना, जैसे ये तार है तो पूरा इसके अनुप्रस्थ काट से ले लो, पूरा अनुप्रस्थ काट से प्रति सेकंड देखो कितना आवेश यहां से गुजर रहा है, ठीक है। किसी चालक के अनुप्रस्थ काट से, अनुप्रस्थ काट से ठीक है। तो घुमा फिरा के जैसे चाहो लिख सकते हो, किसी चालक के अनुप्रस्थ काट से प्रति सेकंड आवेश प्रवाह की दर। लेकिन प्रति सेकंड नहीं लिखना, जब आवेश प्रवाह की दर लिख दोगे ना तो काम खत्म हो गया। ऐसे लिख सकते हो, किसी चालक के अनुप्रस्थ काट से आवेश प्रवाह की दर, यानी कौन सा आवेश, वैद्युत आवेश प्रवाह की दर क्या कहलाता है, वैद्युत धारा कहलाती है, ठीक है। इसे हम किससे प्रेरित करते हैं, आई से। ही तो पहले जानते, तो ज्यादा इस पे ध्यान नहीं देना है। इसे आई से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अगर हम मान लेते हैं कि यदि टी समय में या टी सेकंड में किसी चालक से, किसी चालक में क्यू आवेश प्रवाहित हो, प्रवाहित हो
तो चालक में वैद्युत धारा कितनी होगी? में वैद्युत धारा कितनी हो जाएगी? आई बराबर क्यू बाई टी। एकदम पढ़ चुके, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मात्रक क्या हो जाएगा? मात्रक कूलाम प्रति सेकंड। देख लो, एक कूलाम है मात्रक इसका, और यह सेकंड। इसी को हम कहते हैं एम्पियर। इसी को हम क्या कहते हैं? एम्पियर कहते हैं। अगर एक एम्पियर की परिभाषा हालांकि यहाँ से नहीं बनती है, पर अगर यहाँ पे ऐसे लिख दिया जाए कहीं पे कि किसी चालक के अनुप्रस्थ काट से 1 सेकंड में प्रवाहित आवेश 1 कूलाम हो, तो उस परिपथ उस चालक में प्रवाहित धारा का मान कितना हो जाएगा? 1 एम्पियर। क्योंकि 1 सेकंड लगा और 1 कूलाम उसमें से अनुप्रस्थ काट से गुजरा है, तो धारा उसमें कितनी हो गई? 1 एम्पियर हो गई। तो ऐसे ही बन सकता है। फिलहाल कूलाम की परिभाषा यहाँ से नहीं बनती, आगे भी देखा जाएगा चुंबकीय क्षेत्र में वहां से बनती है। तो ये टॉपिक हो गया। यहीं से हमारा बनता है धारा घनत्व। धारा घनत्व, घनत्व शब्द जहां भी आता है समझ जाओ एकांक एरिया, एकांक क्षेत्रफल, एकांक आयतन, इससे संबंधित हो जाता है। एकांक द्रव्यमान जो भी हो, यहाँ धारा किससे गुजर रही है? वैद्युत धारा को अनुप्रस्थ काट से लिया गया है। तो अनुप्रस्थ काट को अगर हम एकांक कर दें, तो वहां पे जो हमें धारा प्राप्त होगी उसे कहेंगे धारा घनत्व। यानी धारा घनत्व को हम दिखाते हैं किससे? इसको दिखाते हैं हम जे से। किससे दिखाते हैं? जे से दिखाते हैं। जे बराबर हो जाएगा आई बाई ए। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना, यह एक सदिश राशि है और ये ठहरा अदिश राशि। ये कौन सी राशि है? ये अदिश राशि है। आई विद्युत धारा हमारी कौन सी राशि है? अदिश राशि है, क्योंकि ये सदिश योग का पालन नहीं करती है। ये बीजगणितीय योग का पालन करती है। तो जो अदिश राशियां होती है वो बीजगणितीय योग का पालन करती हैं। कहीं एक तार से 3 एम्पियर आ रहा है, दूसरे तार से 4 एम्पियर आ रहा है, तो दोनों को मिलाकर तीसरा तार निकाल लोगे तो 7 एम्पियर की धारा मिलती है। तो कौन सा गणित हो गया? बीजगणितीय योग हो गया। इस पर चर्चा हम एक बार कर लेंगे बाद में दूसरी हेडिंग में। ठीक है, चलो। अब यहाँ पे अगर हमको लिखना हो तो ध्यान रखना है किसी चालक के एकांक अनुप्रस्थ काट से, ठीक है, अभिलंबवत आवेश प्रवाह की जो दर होती है, अभिलंबवत यहाँ लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? अभिलंबवत। क्योंकि अगर वास्तविकता यहाँ देखो, या एक उधर भेजो, तो आई बराबर जाएगा जे ए, जाएगा जे ए। गौर करो, जे भी सदिश राशि है और ए भी सदिश राशि है, तो यहाँ कौन सा गुणा होगा? डाट गुणा होगा, तभी तो ये मिलेगा। नहीं तो मिलने का कोई चांस ही नहीं यहाँ पर है। समझ में आ रही है? इसलिए यहाँ परिभाषा में हम लंबवत शब्द का प्रयोग करेंगे। ठीक है, चलो लिख देते हैं। किसी चालक के एकांक अनुप्रस्थ काट, देखो लिख रहा है, क्षेत्रफल से अभिलंबवत ठीक है।
किसी चालक के एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल को अगर हमने लिया, एकांक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में कोई बिंदु ले लिया, उस बिंदु से, ठीक है, किसी बिंदु से अभिलंबवत, किसी बिंदु के अभिलंबवत प्रवाहित जो वैद्युत धारा होगी उसी को हम कहते हैं धारा घनत्व। यहाँ देख लो, यहाँ हमारा आई बटे ये हो गया, तो प्रवाहित धारा ही है धारा घनत्व, लेकिन अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या होगा, एकांक होगा। इस चीज को ध्यान रखना है। तो ये हमारा, अगर मान लो यहाँ पे, इससे हम किसे प्रेरित करते हैं, जे से, इसे जे से प्रदर्शित करते हैं। क्या करते हैं, इसे जे से प्रदर्शित करते हैं। तो ये जे हो जाएगा, मात्रक देख लो, एम्पियर प्रति मीटर क्यूब। सॉरी, मीटर स्क्वायर हो जाएगा, एरिया है ना, हाँ ठीक है, सही है। तो एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा, और इसका हो गया सदिश रूप। इस समीकरण का कौन सा रूप हो गया, ये हो जाएगा सदिश रूप, हो गया धारा घनत्व। ठीक है, तो बच्चों मैं क्लास को समाप्त करता हूँ। इस पे हम लोग एक बार फिर से देख लेंगे वैद्युत धारा, और अगली क्लास में देख लेंगे वैद्युत धारा और अनुगमन वेग में संबंध देख लेंगे। तो वहीं पे इसको भी देख लिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यानी हम अनुगमन वेग का इन दोनों के साथ संबंध अगली क्लास में देख लेंगे, क्योंकि क्लास बहुत लंबी हो रही है, और बहुत लंबी क्लास को अटेंड करना नहीं दिक्कत है। अगर किसी टॉपिक में इस पर दिक्कत हो तो कमेंट कर सकते हो, अगली क्लास में हम उस टॉपिक को फिर से एक बार समझा देंगे। फिलहाल लाइव सेशन अभी नहीं चल सकता, लाइव सेशन जो है हमारा नवंबर से आ रहा है 3 मंथ का, उसको परचेज कर सकते हो। ठीक है, फिर मिलेंगे बच्चों, बिल्कुल एकदम ठीक है। जय हिंद सभी बच्चों, पढ़ो लिखो, मेहनत करो, और अच्छा नंबर लाने का कोशिश करो। ठीक है, मेहनत करते रहो। फिर मिलेंगे अगली क्लास में बच्चों। जय हिंद।